नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। आज हम लोग जो 12th साइंस एंड कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर था ना, एडवांस वेब डिजाइनिंग, उसका फाइनल लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर होगा ये चैप्टर का हमारा। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, नेस्टेड लिस्ट के बारे में एंड बहुत सारी चीजों के बारे में कि अब हमने वेबसाइट तो बना दिया, अब हमें उसे पब्लिश भी करना है, राइट। ये सारी चीजों को हम ये वाले सेशन में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन लिस्ट से। ये डेफिनेशन लिस्ट एक्चुअली है क्या, हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। इसे वर्ड डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स। ओके, अब हम इसे नोटिफाई कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन का डी ले लो एंड लिस्ट का एल ले लो। तो हमारा जो टैग होगा, जो स्टार्ट करने वाला होगा, वो होगा ऑफ कोर्स डी एल। हम डी एल टैग से हमारा डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करेंगे एंड क्लोज डी एल टैग, ये इसका क्लोजिंग है, इसे हमें क्लोजिंग करना मैंडेटरी होगा कि हम कहाँ हमारा लिस्ट चालू कर रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट एंड कहाँ हमारा लिस्ट खत्म कर रहे हैं। अब ये डेफिनेशन लिस्ट ओपन एंड क्लोज तो कर दिया, बट इसके अंदर हमें और दो टैग्स के बारे में पढ़ना होता है, जो कि होता है, एक होता है डी कि हम डिफाइन करते हैं, एंड एक होता है डी, यानी कि यहाँ पे देखो डी एंड डी। ये जो डी है ना, ये हमें डेफिनेशन ऑफ द टर्म, हम कौन से टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ये जो टर्म है वेब का यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, पूरा जो भी उसका वेब का डेफिनेशन होगा, राइट। तो ये जो वर्ड वेब है, ये वाला, ये हमारा एक टर्म हो गया, राइट, डेफिनेशन का टर्म हो गया, जिसे हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डी टी एंड इधर हम लिखेंगे क्लोज डी टी। जब हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अभी डीएल ओपन कर दिया, तो व्हाट आई विल राइट, इधर हम लिखेंगे डेटा, हम डिफाइन कर रहे हैं एक टर्म को dt के थ्रू, एंड हम वहां पे लिखेंगे वेब एंड हम ये dt को क्लोज कर देंगे। हम बता रहे हैं कि हमारा जो टर्म है वो है वेब। अब ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको कि द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस, ये उसका एक डेफिनेशन हो गया, वेब का डेफिनेशन हो गया। तो हम इसे किस में लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डी में, यानी टर्म का डेफिनेशन। डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में हम ये हमारा पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे एंड हम हमारा डी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। समझ में आया? ये बहुत बेसिक सा चीज था कि हम कैसे इसे फॉर्मेट में लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें HTML का बनाना होगा, तो सेम वे में हम लोग ऑफ कोर्स DL हमारा ओपन था, एक बार DT लिख के हमने वेब लिख दिया था, फिर हमने यहाँ पे हमारे DT को क्लोज भी कर दिया, उसके बाद हमने डी टैग यूज किया, पूरा स्टेटमेंट लिखा। डी टैग हम इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि हम उसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा भाई साहब वेब एक्चुअली है क्या। फिर हमने डी को क्लोज कर दिया। अब हम वापस एक डी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम लिखेंगे वहां पे HTML, जो हमारा सेकेंड चीज था, सेकेंड टर्म था। फिर हम HTML लिखने के बाद अगेन विल राइट डी, क्योंकि हमें डिफाइन करना है HTML को कि HTML एक्चुअली है क्या। डिफाइन करने के बाद हम हमारा डी को भी क्लोज कर रहे हैं एंड उसके बाद हम हमारे DL को भी क्लोज कर देंगे। हम बता रहे कि हमारा डेफिनेशन का जो भी लिस्ट था भाई साहब वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया। नेस्टेड लिस्ट का एक्चुअली जो ये है ना प्रोग्राम या फिर जो कोड होता है, वो पूछा जाता है आप सभी को कि नेस्टेड लिस्ट बना दो। लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, आइदर अदर लिस्ट और either ordered list और unordered list is called as nested list। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ordered list क्या होते हैं, unordered list क्या होता है। चलो एक जस्ट ले लेते हैं कि क्या होता है। ordered list यानी कि हम हर चीज को एक ऑर्डर वाइज लिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 या फिर ABC या फिर कैपिटल ABC या फिर रोमन 1 2 3, ये सारी चीजों में। unordered list क्या होता है, इसमें हमारा जो आइकन्स होते हैं जिसे हम उसे डिफाइन करते हैं, वो स्क्वायर होगा, सर्कल होगा या फिर डिस्क होगा या फिर स्क्वायर होगा, ये सारी चीजें। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये दोनों लिस्ट को अगर समझो मुझे नेस्ट करना है एक दूसरे के अंदर, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लिया है एंड ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आप देख रहे हो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें आ रही है, दिखाई दिया ना। यहाँ पे भी देखो ये मल्टीपल नेस्टिंग है हमारा, मल्टीपल, एक के अंदर हमने ढेर सारे ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड या फिर ढेर सारे ऑर्डर्ड ही या फिर ढेर सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही एनकम्पास कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने अनऑर्डर्ड स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद इन्होंने वेब डिजाइन के अंदर ही एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी स्टार्ट कर दिया, फिर इन्होंने इसे कंटिन्यू कर दिया एंड फिर वापस इन्होंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे किया क्या है। हमारा बेसिक सा HTML का सिंटैक्स तो हम सभी को पता है कि हम बॉडी तक
HTML यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम हेड ओपन करेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, एंड उसके बाद हम हमारा बॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बॉडी को इंट्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहले मैंने लिखा UL टैग, समझो UL टैग लिख दिया। मुझे यहाँ पे एक आउटपुट पहले से अपने दिमाग में बना के रखो कि हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले समझ लो मुझे फ्रूट्स लिखने हैं, एंड फ्रूट्स के अंदर ये हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, एंड फ्रूट्स के अंदर आई वांट की सारी चीजें डिस्प्ले हो, जैसे कि जैसे कि 1 हो, एंड इसमें आए फ्रूट्स में अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स लिख दो। चलो मैंने लिख दिया मैंगो लिख दिया, एंड नंबर 2 मैंने लिख दिया, समझो चीकू लिख दिया, ओके। एंड उसके बाद मैं मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट को वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वेजिटेबल्स, एंड मैंने इसके अंदर वापस से समझो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चालू कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्क्वायर वाला, एंड मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स में लिख दिया, समझ लो I know tomato is a fruit but will consider presently it to be in vegetables, and हम वेजिटेबल में और किसे कंसिडर करें, समझो पोटैटो, ओके। ये हो गया हमारा एक ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसके अंदर 2 चीजें हमने लिखी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके बाद हमने 2 अलग अलग चीजें को नेस्टेड कर दिया। अब हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसका हम जो टाइप होगा, वहां से जा रहा है, जिसका जो टाइप होगा हमारे लिए होगा डिस्क है वो, या सर्कल, आप चाहे जो लिखो, जैसे मैंने उसको फील्ड बनाया है तो वो विल बी सर्कल। फिर हम क्या करेंगे, हम लिस्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिस्ट में लिख दिया फ्रूट। आप चाहे तो लिस्ट को क्लोज करो या लिस्ट को मत क्लोज करो, वो ऑप्शनल होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर नेस्ट कर दिया, अनऑर्डर्ड के अंदर नेस्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक OL टैग यूज करेंगे, उसके अंदर टाइप होगा हमारा 1 वाला, जैसे नॉर्मल हमारे जो इंटीजर्स हम रिजेंबल करते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर लिस्ट बनाना वापस से चालू कर दिया, एंड हमने लिखा सबसे पहले मैंगो, एंड उसके बाद हमने एक और लिस्ट ओपन किया जिसके अंदर हमने लिखा चीकू। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप देख रहे हो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट यहीं पे खत्म हो जा रहा है, 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट खत्म हो रहा है, यानी कि हमें इमीडिएटली हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट को वहीं पे खत्म करना है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे शुरू हुआ एंड यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ 2 ही लिस्ट को उसने कंसिडर किया। अब इसके बाद आप नोटिस करो कि यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट वापस से ऊपर वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो हम डायरेक्टली एक और लिस्ट लिखेंगे एंड उसके अंदर हम लिखेंगे वेजिटेबल्स। ये ऑटोमेटिकली इसे प्रेडिक्ट करेगा कि ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि हमने अभी तक हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट को कंप्लीट यानी कि उसे क्लोज नहीं किया था, इसके लिए वो उसके अंदर वापस से उसे इन्वॉल्व करेगा। फिर हमने वापस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की है, जो उसका जो हमारा टाइप है वो है स्क्वायर। हम वापस से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका हम टाइप क्या लिख देंगे, स्क्वायर, एंड हम अपना जो भी लिस्ट है उसके अंदर का वो उसके अंदर एनकम्पास कर देंगे। लिस्ट क्या क्या है हमारे पास, टोमेटो है, एंड हमारे पास दूसरा लिस्ट है एक पोटैटो है। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट स्क्वायर वाला जो था, स्क्वायर टाइप वाला था, वो भी कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऑर्डर्ड हो गया, अनऑर्डर्ड हो गया, लेकिन अभी भी हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो सबसे ऊपर हमने स्टार्ट किया था वो अभी भी पेंडिंग है क्लोज करना, तो हमें वो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि इसने हमें ये बता दिया कि अब आपका नेस्टेड लिस्ट यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे वो कंटिन्यू नहीं होगा। हमने एक ऑर्डर्ड एंड 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक दूसरे के अंदर नेस्टिंग कर दिया। ये हो गया हमारा एक मल्टीपल नेस्टिंग वाला एग्जाम्पल। वैसे ही आप ये सारी चीजों को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी सा एक दूसरे के अंदर। बस क्लोजिंग मत भूलना, आपने किसी एक चीज को स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर एनकम्पास करते जा रहे हो तो ऊपर वाली चीजों को भूलना मत। इसके लिए हम लोग इधर एक प्रोसेस यूज करते हैं, इंडेंटेशन का प्रोसेस, यानी कि गैप देना, प्रॉपर गैप देना हमारे लेफ्ट साइड में कि कहाँ पे हम लोग को वो शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पर्टिकुलर जगहों पे थोड़े थोड़े गैप छोड़े ताकि आपको समझ में आए कि हमारी चीजें कहाँ पे ओपन हो रही है एंड कहाँ पे क्लोज हो रही है। दिखाई दे रहा है, थोड़ी थोड़ी मैंने गैप छोड़ी, तो इससे हम लोग को एक सिंप्लिसिटी हो जाती है कि हमने कौन से टैग्स क्लोज किया है, कौन से नहीं किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये है HTML है, ये वेब डिजाइनिंग में हमें 2 चीजें और देखने को मिलती है, वो होती है ऑडियो एंड
वीडियो देखा है ना, ऑडियो यानी कि समथिंग दैट वी कैन हियर, वीडियो यानी कि जो हम देख सकते हैं, राइट। सो अब ये ऑडियो के कुछ फॉर्मेट्स है, MP3, AAC एंड OGG यानी कि OGG। अब ये MP3 क्या है? एन ऑडियो फॉर्मेट फ्रॉम MPEG दैट इज मूविंग और मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ आईफोन्स, यूट्यूब्स एंड एक्सेट्रा। यूट्यूब्स में है ये ऑफ कोर्स। OGG दैट इज OGG को हम एन ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट है। अब ये ऑडियो हमने समझा तो, बट अभी इसे हम सिंटैक्स वाइज भी देखते हैं कि हम ऑडियो को कैसे यूज करेंगे एंड ऑडियो एक्चुअली है क्या क्या एंड उसमें हम क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं। एन ऑडियो एलिमेंट enables you to embed और add ऑडियो फाइल्स ऑन द वेब पेज। ऑडियो है तो ऑफकोर्स ऑडियो फाइल को वो दिखाएगा। डिक्लेयर्स द ऑडियो टैग एंड स्पेसिफाइज द सोर्स एट्रीब्यूट एंड ऑडियो लोकेशन विद द ऑडियो लोकेशन फाइल लोकेशन। हमारा ये हो गया एक सिंटैक्स। ऑडियो ये एक आउटपुट है ऑडियो का एंड ये हो गया एक सिंटैक्स। ये अपन लिखो, ये हम लिखेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे ऑडियो वाले टैग में। ऑडियो वाला टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंडेटरी होता है। आपने अगर यहाँ पे ऑडियो लिखा तो यू नीड टू क्लोज, जहाँ पे भी ये लिखोगे उसके बाद हमें ऑडियो टैग क्लोज करना होगा ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा ऑडियो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ऑडियो टैग के अंदर हमारे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। कौन से? SRC है, टाइप है एंड कंट्रोल है। हम सारे एट्रीब्यूट्स को नीचे देखते हैं बट हमने फिलहाल यहाँ पे कौन से कंसिडर किया? 1, 2 एंड 3 एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। जो SRC होगा ये मैंडेटरी होगा आपको बताने के लिए कि आप कौन सा सोर्स ले रहे हो, आप कौन सा लिंक या फिर कौन सा href यूज कर रहे हो आपके ऑडियो के लिए। बिना लिंक के आप अपने ऑडियो को उसके अंदर नहीं ले सकोगे। टाइप क्या है? उसका टाइप भी लिखना पड़ेगा कि आप कौन से ऑडियो का टाइप यूज कर रहे हो, MPEG यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज कर रहे हो। एंड कंट्रोल्स यानी कि ये आपको कुछ एबिलिटीज दे रहा है कुछ कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हमने देखा होगा ना ऑडियो के नीचे पॉज होता है या फिर प्ले वाला ऑप्शन होता है या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन होता है। ये सारी चीजें को हमें कंट्रोल्स कहते हैं। तो जब हम कंट्रोल्स लिखेंगे तो वहां पे हमारे ये सारे बटन, ये सारे आइकन्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने ये कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं लिखा है तो वहां पे सिर्फ सिंपल सा इतना सा एक पार्ट बन के आ जाएगा। इससे ज्यादा यहाँ पे ये पॉज वाला बटन या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले बटन नहीं दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है हमारे ऑडियो वाले टैग में। सबसे पहला है ऑटो प्ले, यानी कि ये ऑटो प्ले करेगा। ये ऑटोमेटिकली जब आप पेज अपना लोड करोगे तो ऑटोमेटिकली प्ले होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल, जिसे मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। इसके अंदर हम प्ले, पॉज बटन एक्सेट्रा यूज कर सकेंगे। लूप से हमें समझ में आता है कि वी आर कंटिन्यूइंग समथिंग, हम लूप अप कर रहे हैं उन चीजों को कि वो बार बार एक के बाद एक बार कंप्लीट हो गया तो वापस से वो प्ले हो, एक बार ऑडियो कंप्लीट हो गया पूरा प्ले हो गया वापस से वो कंप्लीट हो। अगर हम लूप्स लिख देंगे तो सिर्फ नॉर्मली हमने जैसे ऊपर कंट्रोल्स लिखा था वैसे हमें लूप्स लिखना है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू वाला सेक्शन यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। म्यूटेड यानी कि ये हमेशा म्यूट रहेगा, इसमें से कोई ऑडियो सुनाई आपको नहीं देगा। SRC यानी कि इसके अंदर हम क्या लिख रहे थे? URL लिख रहे थे जिसके बिना हमारा ऑडियो कौन सा है वो नहीं पता चलेगा, ऑडियो फाइल। नेक्स्ट, control attribute is used to add audio control such as play, pause and volume। देखा था ना वहां पे आउटपुट में आपको दिखाई दे रहे थे ये सारी चीजें। The source element is used to specify the audio file which the browser may use। ये जो source वाला ऑप्शन था ये मैंडेटरी ऑप्शन था, मैंने बताया था ना URL जहां पे आप लिखोगे। नेक्स्ट, adding audio to multiple sources। अब यहाँ पे आया मल्टीपल सोर्सेस, यानी कि हमें अगर समझो ढेर सारे सोर्सेस लिखने हैं, ढेर सारे लिंक्स डालने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये जो सोर्स वाला टैग है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेस ऑफ द मीडिया एलिमेंट। इट इज यूज्ड इन बोथ ऑडियो एंड वीडियो। जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं इसके बाद उसमें भी ये सोर्स वाला ऑप्शन यूज होता है, ऑडियो में भी यूज होता है। इसके अंदर क्या होगा, समझो मैंने एक ऑडियो टैग यूज कर लिया एंड उसके बाद मैं एक सोर्स टैग इंट्रोड्यूस करूंगी जिसके अंदर हम हमारे और बहुत सारे एक के नीचे एक लिंक्स डाल सकेंगे। अब ये वीडियो टैग क्या है? वीडियो टैग यानी कि वो वीडियो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने ऑडियो कर लिया वो वीडियो रिप्रेजेंट करेगा। The HTML video tag is used to embed video into your web pages. It has served video sources. There are 3 different formats that are commonly being supported। ये सारे फॉर्मेट हो गए .mp4, OGG या फिर WebM। अब इसका भी एक सिंटैक्स है, हम पहले वीडियो लिखेंगे
फिर हम उसके बाद फिर वीडियो टैग ओपन करेंगे, वीडियो टैग क्लोजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो है भाई, और क्या लिखोगे उसके अंदर। इसका आउटपुट भी हम देखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्स है, यानी कि उसके अंदर पॉज, प्ले एंड वॉल्यूम वाले बटन होंगे। सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे यूआरएल लिखा है, यानी कि आप किसी चीज का सोर्स वहां पे लिखोगे, कोई लिंक लिखोगे, कोई यूआरएल लिखोगे। जैसे कि समझ लो मुझे अगर ये वाला आउटपुट बनाना है, तो ये वाले आउटपुट का जो भी नाम होगा वो हम वहां पे यूआरएल की जगह पे डालेंगे। अब आपने नोटिस किया वहां पे कंट्रोल्स लिखे थे, यानी कि वहां पे ये देखो वॉल्यूम पॉज वाला बटन आ रहा है, वॉल्यूम वाला बटन आ रहा है, कंट्रोल्स आ गए, हमारा वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है, सब वैल्यूज के ऊपर वो सारी चीजें दिखने लगी। अब वीडियोस के बाद है हमारा नेक्स्ट, उसके अंदर क्या क्या हम एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। हमने ऑडियो के एट्रीब्यूट्स देख लिया, वीडियो के भी देख लेते, फटफट देखेंगे क्योंकि सेम ही है, बेसिकली सेम ही होंगे। सोर्स होगा, सबसे पहले सोर्स लिखना मैंडेटरी होगा। यूआरएल, आप कौन सा फाइल लेना चाहते हो, कौन सा फाइल रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ऑटो प्ले, ऑटोमेटिकली प्ले होगा। कंट्रोल्स, यानी कि कंट्रोल्स आपको सारे दिखाई देंगे। इसके अंदर अब नई चीजें आ गई, क्या, हाइट, पिक्सल्स में आप उसकी हाइट दोगे, एंड हाइट आप कुछ भी दे सकोगे नंबर में। लूप, अब इसके अंदर देखो एक नई चीज आ गई, लूप में हम वैल्यूज डाल सकते हैं कि हमारा वीडियो कितनी बार प्ले होगा। स्पेसिफाइज दैट द वीडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट हैज फिनिश्ड, जब भी वो फिनिश हो जाएगा वो वापस चालू होगा। अगर समझो मैंने लूप इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 लिखा है, तो हमारा जो वीडियो है वो 4 टाइम ऑटोमेटिकली प्ले होगा। कंप्लीट हो, फिनिश हो गया, उसके बाद वापस एक बार होगा, ऐसे वो 4 बार प्ले होगा। म्यूटेड, यानी कि म्यूटेड रहेगा, वॉल्यूम नहीं देगा। नेक्स्ट है इमेज मैप इन HTML5। ये जो इमेज मैप है ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में, हमें भी था जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे थे, उस समय भी हमें ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी ये है क्या, देखते हैं। इमेज मैप के अंदर सबसे पहले आपको एक पिक्चर इमेज बनानी नहीं पड़ेगी, इमेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने वेब पेज के अंदर। एंड जब भी आप वो इमेज के अराउंड, वो इमेज के ऊपर ऐसे कर्सर घुमाओगे ना, तो आपको वहां पे कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगे जो आपने मेंशन की होगी। देखते हैं कहाँ कहाँ पे वो चीजें आती है, क्या है वो चीजें। एंड इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एज इमेज मैप। मैंने बोला ना, आप उसके ऊपर कर्सर घुमाओगे तो कुछ चीजें आएगी। हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं हमारे मल्टीपल हाइपरलिंक्स। उस इमेज के अराउंड, उन पर्टिकुलर एरियाज के अराउंड अगर आपने अपने कर्सर को मूव किया, तो अगर समझो आपने लेफ्ट कॉर्नर में अगर अपना कर्सर डाला तो कुछ और हाइपरलिंक आएगा, राइट कॉर्नर में किया तो कुछ और हाइपरलिंक आएगा, सेंटर में किया तो कुछ और हाइपरलिंक आएगा। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। Image map is used to connect links to different regions on the web page. An image map is created by marking certain regions on the image clickables. These clickable regions are called as hotspot. अब ये हमारा एक इमेज है, समझ लो ये हमारा एक फ्लावर है, हमारा एक इमेज है, और वहां पे आई वॉन्ट कि मैं यहाँ पे अगर जाऊं, ये सर्कल में अगर जाओ, तो यहाँ पे मेरा एक गूगल का जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करो तो आप सीधा गूगल के वेब पेज पे जाओ, सीधा गूगल, जैसे मैंने www.google.com लिख दिया है इसके अंदर। तो जब भी आप अपना माउस लेके आओगे, अपना माउस अगर आपने गलती से भी ये वाले स्पेसिफिक एरिया में लेके आओगे, तो वहां पे एक लिख के आएगा www.google.com। आप उधर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आप वेब पेज पे जाओगे गूगल के। वैसे ही समझो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन क्रिएट कर दिया, समझो आप वहां पे कर्सर लेके जा रहे हो, तो कुछ वहां पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको अलग अलग हाइपरलिंक्स दिखाई देंगे। अब ये जो रीजन्स है ना, जहां पे आप क्लिक कर सकोगे या फिर जहां पे आप मूव करोगे अपने कर्सर को, तो लिंक्स दिखाई देंगे, उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। उन एरियाज को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ हमारा सर्कल इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे हॉटस्पॉट है ही नहीं। लेकिन इस सर्कल के अंदर आपने अगर कहीं भी अपना माउस को हिलाया या फिर क्लिक किया, तो वो डायरेक्टली आपको अपने वेब पेज पे लेके जाएगा। इमेज मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला है क्लाइंट साइट एंड नंबर 2 इज सर्वर साइट। आप लोगों को क्लाइंट साइट वाला सिर्फ इमेज मैप है, तो हम उसे पढ़ते हैं। इसमें है कि भाई द इमेज टैग इज डिफाइंड, द टैग यूज्ड टू डिफाइन द क्लाइंट साइट इमेज मैपिंग्स आर। 3 चीजें होती है मैंडेटरी। इमेज सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, याद है, पहले इमेज, फिर उसके बाद हमें मैप करना पड़ेगा कि कहाँ हमें वो चीजें चाहिए,
कौन सी चीजें चाहिए, फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एरिया, कौन से एरिया में, कौन से सर्कल में, कौन से रेक्टेंगल में, कौन से ट्रायंगल में आपका हॉटस्पॉट जनरेट होगा। Image tag, it is used to insert an image on the web page. To create a client-side image map, use map attribute is used for within image with the values which is preceded with an हैशटैग सिंबल। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इमेज सोर्स, इमेज में सोर्स लिखना जरूरी था कि आप कौन सा इमेज यूज करें। यहाँ पे हमने tulips.jpg यूज किया है। अब यहाँ पे देखो इमेज टैग के अंदर एक हमारा एट्रीब्यूट है, यूज मैप वाला एट्रीब्यूट है ये, याद रखना। हमने इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस किया है, यूज मैप, स्पेलिंग याद रखना, यूज लिखा है एंड मैप लिखा है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख रहे हो हैशटैग सिंबल यूज किया है, ये देखो यहाँ पे हैशटैग वाला सिंबल यूज किया है एंड एक इमेज मैप वाला नाम लिखा है। ये इमेज मैप कहाँ से आया वो हम बाद में देखते हैं, बस यहाँ पे इतना याद रखना कि ये हमारा एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग के अंदर एंड हमें अगर वो नाम लिखना है तो हमें वहां पे एक हैशटैग मेंशन करना मैंडेटरी होगा एंड वो अल्ट है। अब ये मैप क्या है, इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट नेम। ये मैप के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, नेम। अब ये नेम क्या है, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द इमेज विच इज यूज्ड बाय द क्लाइंट साइड इमेज मैप में हम कौन सा चीज यूज कर रहे हैं, क्या नेम दे रहे हैं हम उसे। द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इज द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द यूज मैप एट्रीब्यूट। अब क्या है ये, यहाँ आपका टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो चीज आप यहाँ पे लिखोगे ना, जो भी नाम होगा, आदिति लिख दो, आपका नाम लिख दो, आईटी लिख दो, साइंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो सेम चीज यहाँ पे आएगी आपके नेम वाले एट्रीब्यूट में। अगर ये चेंज हुआ तो वो मैप नहीं कर सकेगा। अगर आपने यहाँ पे अदिति लिखा है एंड यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मैप कर ही नहीं सकेगा। यानी कि यहाँ पे अगर समझो मैंने अदिति लिखी है, हैशटैग डालना मैंडेटरी होगा। अगर मैंने यहाँ पे अदिति लिखा है तो यहाँ पे भी मुझे कोट्स के अंदर अदिति ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि यूज मैप का जो हमने नाम लिखा है वो सेम नाम हमारे मैप वाले जो मैप में जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर भी उसकी वही वैल्यू आएगी। अब एरिया टैग, इट डिफाइंस स्पेसिफाइड क्लिकेबल रीजन्स यानी कि हॉटस्पॉट and a given map element can contain multiple area element within the area that has the singular tag। अब ये समझ देखो, अब इतना समझ जाओ कि हम मैप को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एरिया टैग को इंट्रोड्यूस करना। ये जो एरिया टैग होता है इसकी क्लोजिंग नहीं होती है, ये सिर्फ आप इंट्रोड्यूस कर दो, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिख दो एंड वो कंप्लीट हो जाता है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो एरिया टैग इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है href, मैंने बोला था ना href www.google.com लिख दो। वो लिंक जो आप जिस पेज पे आपको जाना है उधर क्लिक करने के बाद शेप दे दो। शेप कौन सा दोगे, बहुत सारे शेप्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, सर्कल्स है एंड मेनी मोर। कॉर्ड्स, कोऑर्डिनेट्स, आप कौन सा कोऑर्डिनेट देना चाहोगे। अल्ट यानी कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या चीज आएगी, तो हमें वहां पे लिख के आएगा गूगल की वेबसाइट। यानी कि चलो समझ लेते हैं इसे भी एक चीज छोटी सी करके। समझ लो ये मेरा एक इमेज था जिसका नाम था जिसका नाम था हमारा tulip.jpg। इसके अंदर हमारे ट्यूलिप्स होंगे, समझ जाओ ये ट्यूलिप है हमारा। इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल वाला एरिया इंट्रोड्यूस किया था जिसके कॉर्ड्स वहां पे लिखे थे। अब ये कॉर्ड्स कहाँ से निकालेंगे मैम, अब सबके पास एक पेंट वाला ऑप्शन होता है ना अपने अपने लैपटॉप्स में, तो हम जब वो पेंट में जाएंगे तो आप एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल शेप में जाके रेक्टेंगल ले लो एंड लेफ्ट साइड में नीचे ना जैसे जैसे आप वो उसके डायगोनल्स के ऊपर मूव करोगे, डायगोनल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, डायगोनल्स के ऊपर मूव करोगे ना तो आपको नीचे साइड में ना कॉर्ड्स दिखाई देंगे। वो कॉर्ड्स को लिख लो, कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया आपके कॉर्ड्स तैयार हो गए। डायगोनल लेना, लेकिन हम रेक्टेंगल ले रहे हैं तो हम 4 कॉर्ड्स लेंगे, डायगोनल के इधर के 2 कॉर्ड्स एंड ऊपर के 2 कॉर्ड्स। समझ लो यहाँ के 2 कॉर्ड्स लिखोगे आप, यहाँ के 2 कॉर्ड्स या फिर अपोजिट डायगोनल्स के, चाहे जैसे आप लिखो। तो जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आओगे ना, सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर रेक्टेंगल वाले एरिया में लेके आओगे ना, तो आपको यहाँ पे अल्ट में आपने क्या मेंशन किया था, गूगल साइट, राइट।
गूगल साइट लिखा था, तो जैसे ही आप यहाँ पे मूव करोगे ना आपको गूगल की साइट ऐसा लिख के आएगा, एंड जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे इमीडिएटली ये आपको एक वेब पेज पे लेके जाएगा जो कि हमारा होगा गूगल का। समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग चीज था ये? बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा समझने की देरी है कि आप कैसे इसे समझ रहे हो। अब इसके अंदर एरिया के अंदर के एट्रीब्यूट्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मैंडेटरी होते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आएगा हमारा href, आप कौन सा लिंक पे जाना चाहते हो, कौन से वेब पेज पे जाना चाहते हो। शेप्स, यहाँ पे रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉली है, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज आप ले सकते हो। कॉर्ड्स, अब हमारे पास चीजें थी ना, रेक्टेंगल था, सर्कल था, सर्कल था और पॉलीगॉन था। पॉलीगॉन नहीं लिखना, जब आप शेप लिखोगे तो वहां पे आपको पॉली लिखना पड़ेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है हमारा ऐसा होता है ना, सर्कल ऐसा होता है, पॉलीगॉन में समझ लो 4 से ज्यादा साइड्स होंगे। अब रेक्टेंगल के कॉर्ड्स में आपको डायगोनल के 4 वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा होगा देखो, रेक्टेंगल लिखते टाइम आपको 4 वैल्यूज लेने हैं, सर्कल लिखते टाइम आपको सिर्फ 3 वैल्यूज लेने हैं। मैम कौन से 3 वैल्यूज? एक हमारा रेडियाई होगा, एक हमारा होगा सेंटर, हमारा जो सर्कल होगा उसका पर्टिकुलर सेंटर तो होगा ही, तो सेंटर के 2 कॉर्ड्स आपको मिलेंगे, 2 कॉर्ड्स मिलेंगे। हमारा ये सेंटर हो गया। आप अपने पेन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जैसे ही सेंटर क्लिक करोगे, सेंटर वाले ऑप्शन पे, सेंटर पे जाओगे तो वहां पे आपको 2 कॉर्ड्स दिखाई देंगे। 2 कॉर्ड्स तो ये हो गए। अभी तीसरा कॉर्ड क्या है? तीसरा होगा आपका रेडियाई। रेडियाई का जो कॉर्ड होगा ना, एक ही होगा। रेडियाई ऑफ कोर्स एक ही लेंथ होता है ना रेडियाई का, पूरे सर्कल में कहीं भी जाओ एक ही जाएगा। सो हमें वो रेडियाई लिखना है, यानी कि 2 + 1 हो गया हमारा 3, तो हमारे पास 3 कॉर्ड्स वहां से आ जाएंगे। एंड ये जो पॉली है, it specifies each point of the polygon and it has 4 coordinates. each point हम specify करेंगे and उसके पास होगा 4 coordinates. next है एक default region वाला। ये जो default region अगर आपने mention कर दिया तो ये पूरे इमेज को हॉटस्पॉट क्रिएट कर देगा, एंड वो इमेज के ऊपर कहीं भी आप अपना कर्सर लेके जाओ तो वो आपको अल्ट दिखाने लगेगा। ये क्या है? अल्ट, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन। हमने देखा था ना, अल्ट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द वेबसाइट, क्लिकेबल रीजन के ऊपर। अब यह है इन फ्रेम इन HTML5। इन फ्रेम क्या है ये? सबसे पहले तो इन फ्रेम के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो होता है आई फ्रेम। एन हटा दिया है हमने, हमें मजा नहीं आ रहा था इसके लिए हमने हटा के हमने लिखा उसे आई फ्रेम। आई फ्रेम की भी क्लोजिंग मैंडेटरी होती है। creates an inline frame. Inline frames are often used in online advertising, whereas the content of the iframe is an advertisement from the external party. HTML allows the incorporation by the to be seamless. अब ये यहाँ पे देखो आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, बेसिक सिंटैक्स इग्नोर कर दो। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है iframe ओपन किया है, हमने सोर्स लिखा है कि abc.html एंड हमने हाइट विड्थ दे दिया है एंड हमारा आई फ्रेम क्लोज कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो ये नॉर्मल सा ये ऊपर वाला पार्ट है, इसे इग्नोर कर दो। दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। ये जो abc.html वाला आपने जो सोर्स दिखाया ना, जैसे ही आप यहाँ पे इस रीजन में आओगे और क्लिक कर दोगे ना तो आप अपने दूसरे पेज, यानी कि ये जो पर्टिकुलर दूसरे पेज के ऊपर नहीं, यहाँ पे आपका ये दूसरा वाला पेज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कि समझ लो मैं गिरी ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट बना रही हूँ, मैंने ऊपर लिख दिया गिरी ट्यूटोरियल्स एंड आई वांट कि वहां पे मेरा कोई और HTML का पेज आ जाए बीच में। जैसे कि ये हो गया मेरा, समझो मैं गिरी ट्यूटोरियल्स का वेब पेज बना रही हूँ एंड आई वांट कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कोई और वेब पेज जो मैंने कहीं और नाम से सेव कर दिया है, gt.html नाम से सेव कर दिया है, आई वांट कि ये वाला वेब पेज यहाँ पे ओपन हो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेंशन इन दैट आई फ्रेम इंट्रोड्यूस करवा दूंगी वहां पे। आई विल जस्ट राइट सोर्स इज इक्वल्स टू, क्या नाम दिया था हमने, gt.html दिया था, तो हम gt.html लिख देंगे। अल्ट में आपको जो भी मेंशन करना है वो आप लिख सकते हो एंड हमारा आई फ्रेम हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ओके तो जैसे ही आप ये प्रोसेस कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको जो भी आपका GT वाला HTML पेज होगा ना वो चीज वहां पे दिखाई देगी। एक्चुअली ये था हमारा आई फ्रेम। मतलब आप कोई भी और वेब पेज को भी डायरेक्टली वहां पे ला सकते हो, ज्यादा प्रोसीजर नहीं होगा आपको एक्सटर्नली उसे इंपोर्ट करने में। अब ये आई फ्रेम के हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, फिर से एट्रीब्यूट्स है। अब आप बोलोगे मैम कितने एट्रीब्यूट्स लर्न करें,
लर्न नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, वेबसाइट के ऊपर जाके या फिर अपने लैब्स में जाके प्रैक्टिस करो, सारी चीजें हो जाएगी। और बहुत सारी चीजें तो कॉमन है सब में, जैसे SRC, हाइट, वेट, ये सारी चीजें तो कॉमन है, सब आप समझ जाओगे। अब आई फ्रेम में हमने कौन सी चीजें देखी, सोर्स देखा, हमें HTML का हमें एक लिंक मेंशन करना है तो हमें सोर्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइट, आप कितना हाइट चाहते हो उस पेज का। नेक्स्ट होगा विड्थ, कितना विड्थ चाहोगे। नेम देना पड़ेगा कि स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द आई फ्रेम, वो टेक्स्ट होगा, आप कोई भी नेम दे सकोगे। एंड सोर्स डॉक स्पेसिफाइज द HTML कंटेंट ऑफ द वेब पेज टू शो ऑन द आई फ्रेम, आप कौन सा रिप्रेजेंट करना चाहोगे। लास्ट पार्ट हमारे इस मॉड्यूल का, वेब होस्टिंग। इतना प्यारा सा कोई एक वेबसाइट आपने बना दिया है समझो, अब उसको होस्ट नहीं किया, उसको पब्लिश नहीं किया, उसे अपलोड नहीं किया, क्या फायदा हुआ ना इतना बना के। हमें उसे उसे अपलोड करना है। सो हम एक नई चीज देखेंगे, वेब hosting, website hosting. What is a web hosting? Web hosting is a service of providing storage space. The website is made available on the internet with the help of web hosting. अगर आपने बना दिया है तो आपको उसे स्टोरेज स्पेस दिया जाएगा, यानी कि आप उसे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल कर रहे हो, यानी कि उसे एक स्पेस दे रहे हो अपने जो वेब होस्टिंग है वहां पे, आप उसे एक स्पेस दे रहे हो कि आप वहां पे जाके इंटरनेट के ऊपर उसे एक्सेस ले सकोगे, यानी उसको यूज कर सकोगे। What is web host? The company that provides web hosting services is called as web host. जो कंपनीज आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये उन्हें हम क्या कहते हैं, वेब होस्ट कहते हैं। The web host owns and manages the web server. The web server offers uninterrupted internet connectivity. इंटरप्टेड यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको कनेक्टिविटी में। हमारे पास वेब होस्टिंग के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है शेयर, नंबर 2 इज फ्री, नंबर 3 इज डेडिकेटेड। शेयर यानी कि ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इट गिव्स डोमेन नेम टू योर वेबसाइट, ये आपके वेबसाइट को एक डोमेन नेम प्रोवाइड करेगा। फ्री होस्टिंग, there are some hosting websites which provide free hosting of the website for limited period of time, यानी कि आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकोगे फ्रीली बट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपका पीरियड ऑफ टाइम लिमिटेड होगा, जैसे कि समझ लो सिर्फ 1 ही महीना या सिर्फ 3 ही महीना या सिर्फ 6 ही महीना उसका लिमिट होगा। डेडिकेटेड होस्टिंग, इट इज अ पेड होस्टिंग सर्वर फॉर लार्जर वेबसाइट्स। अब कोई वेबसाइट है, मैंने GT की वेबसाइट बनाई है, एग्जाम्पल GT की वेबसाइट बनाई है और वो इतनी बड़ी वेबसाइट है बट आई वांट इट टू बी पब्लिश्ड, वो हमेशा आपको दिखाई देनी चाहिए, उसे कोई पीरियड लिमिट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल परचेज दिस डेडिकेटेड होस्टिंग को मैं परचेस करूंगी एंड मैं उसे पब्लिश कर सकूंगी। ठीक है, ये सारी चीजें थी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होप यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर सेशन, एंटायर फर्स्ट चैप्टर। अब ऐसे ही हम सेकंड चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। So do like, share and subscribe to channel, पूरे वीडियोस देखने हैं हमें ना। And comment down below if you have any problem और आप कोई क्वेश्चंस चाहिए जो आपको सॉल्व करके चाहिए कोड्स एंड ऑल के रिलेटेड, तो वो भी कमेंट डाउन बिलो, तो मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगी, आपको कोड दिखाने का ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, बाय।